सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कुछ दिन क्या है, आपकी बायो की क्लास नहीं लग पाई थी, किसी कारणवश आपकी बायो की क्लास नहीं लग पाई, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास लगेगी और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका आज या कल में ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट होते ही सबसे पहले आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं जो राजस्थान बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस, प्लस इसके अलावा जितने भी आपके इस चैप्टर से संबंधित नीट में या एआईपीएमटी में, आरपीएमटी या स्टेट पीएमटी के अंदर आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सॉल्व करवाएंगे यहाँ कल या परसों में। ठीक है, तो अब हम अपनी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो देखो, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर निषेचन की घटनाओं के बारे में। ठीक है, निषेचन, सबसे पहले हम निषेचन के बारे में देखते हैं। निषेचन की जो घटना आती है, ये घटना किसकी होती है? लैंगिक जनन की घटना होती है, लैंगिक जनन की। निषेचन की घटना जो है वो लैंगिक जनन की घटना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, और लैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को पता ही है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं कि ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण हो और युग्मकों का क्या हो? संलयन हो। बस ये दो चीज हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। अब लैंगिक जनन की घटना कौन कौन सी है? देखो, लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हमारे समाज में जैसे किसी की शादी होगी तो शादी कब मानी जाएगी? जब तक 7 फेरे कंप्लीट नहीं हो तब तक वो शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती। कई रस्में ऐसी होती हैं, ठीक है, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो शादी से मतलब इन 7 फेरों से पहले के होते हैं। वो भी किस में शामिल होते हैं? शादी में शामिल होते हैं। जैसे शादी के कार्ड पे देखा होगा आपने, एक लिखा हुआ होता है पारिग्रहण संस्कार। शादी के कार्ड जो आपने देखे होंगे, तो पारिग्रहण संस्कार जो है ना, ये मुख्य शादी होती है। तो इससे पहले के भी प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, जैसे लग्न का लिखा हुआ होता है, सगाई का लिखा हुआ होता है, या प्रीति भोज का कार्ड में लिखा हुआ होता है। अन्य भी कई प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, चाक का, भात का, कई सारे प्रोग्राम। और पारिग्रहण संस्कार के बाद में भी होता है जैसे विदाई का, भीगी पलकें, और भी कई सारी रस्में होती हैं। तो जैसे ये करना जरूरी होता है, ऐसे ही शादी के बाद में या पारिग्रहण संस्कार के बाद में ये प्रोग्राम भी जरूरी होते हैं। ठीक है, और मुख्य प्रोग्राम कौन सा होता है? ये वाला होता है। ऐसे ही लैंगिक जनन की घटना जो होती हैं, तो लैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे मुख्य घटना जो होती है, सबसे मुख्य घटना वो कौन सी होगी? निषेचन की घटना होती है। सबसे मुख्य घटना निषेचन की घटना होगी। तो इसी आधार पे लैंगिक जनन की जो घटना होती हैं उनको हम 3 भागों में बांट के चलते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं देखना। सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है निषेचन पूर्व की घटना। दूसरा पार्ट आता है निषेचन की घटना, और थर्ड पार्ट आता है निषेचन पश्य की घटना। ये 3 घटनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हैं, इनको समझते हुए चलना। फर्स्ट हो गई प्री इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये हो गई फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये हो गई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, 3 घटनाएं होती हैं, प्री इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब सबसे पहले हम एक एक घटना को लेके चल रहे हैं। निषेचन पूर्व की घटना कौन सी होती है? निषेचन का मतलब होता है, निषेचन का मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक जो होते हैं, इन दोनों युग्मकों का आपस में संलयन होना।
ठीक है। दोनों युग्मकों का संलयन होना, यही घटना कौन सी कहलाती है? युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन की घटना में क्या होता है? इनके बीच की भित्ति गल जाएगी। इसका कोश का द्रव्य और इसका कोश का द्रव्य, दोनों का कोश का द्रव्य क्या हो जाता है? आपस में मिल जाता है। लेकिन इनका जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक भी आपस में क्या हो जाते हैं? मिलते हैं, लेकिन एक नहीं होते अभी तक। यदि एक हो जाएंगे केंद्रक तो इसका मतलब किसकी घटना हो गई? युग्मनज निर्माण की घटना हो गई, मतलब निषेचन पश की घटना। तो दोनों युग्मकों का मिलना अर्थात युग्मक संलयन की क्रिया जो होगी वो निषेचन की घटना होगी। अब हम निषेचन की घटना से पहले देख रहे हैं, पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इसको भी हम समझने के लिए 3 भागों में बांट के चल रहे हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग आता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण। दूसरा आता है इसमें युग्मकों की संख्या में वृद्धि। और थर्ड आता है इसमें सी, युग्मक स्थानांतरण। ये 3 पॉइंट आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं युग्मक निर्माण के बारे में। अब युग्मक निर्माण देखो, आपको पहले ही बताया था कि युग्मकों का निर्माण कैसे कैसे होता है, जंतुओं के लिए भी और पादपों के लिए भी, ठीक है। और इन दोनों में भी नर और मादा के अंदर ही बताया था। अब हम ये देख रहे हैं कि युग्मकों के निर्माण के बारे में देखो, युग्मक मात्र कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका जो होती है अर्थात इसको बोलते हैं गैमेट्स मदर सेल, ठीक है। गैमेट्स, युग्मक को गैमेट्स, मात्र को मदर और सी को सेल, गैमेट्स मदर सेल। और ये हमेशा कैसी होगी? द्विगुणित होगी, ठीक है, द्विगुणित होगी। और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मक हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जीव जो होते हैं ना, जीवों के बारे में बात करें, जैसे हम प्लांटी के अंदर बात कर रहे हैं, पादप जगत के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो प्लांटी के अंदर कहीं ना कहीं पे आपने थैलोफाइटा का नाम सुना होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। कहीं ना कहीं पे फंजाई का नाम सुना होगा, कवक का नाम सुना होगा, ठीक है, कवक का नाम। तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं, इनका शरीर जो होता है, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर कैसा होता है? अगुणित होगा। इनका शरीर की कोशिकाएं अगुणित होती हैं। इनके अलावा अन्य जो जीव होते हैं जैसे हम लोग हैं, ठीक, हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। और अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित ये आपको पहले बता दिए। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आदि हो वो जीव कैसे होंगे? अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जिनमें मूल गुणसूत्र संख्या हो अर्थात पूरे गुणसूत्र हो वो कैसे होंगे? द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो इनका शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। अब जब भी इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, ध्यान से सुनना, इनमें युग्मकों का निर्माण होगा तो इनमें गैमेट्स मदर सेल होंगी, गैमेट्स मदर सेल। अब इनके अंदर भी गैमेट्स मदर सेल कैसी होंगी? अगुणित होती हैं। ध्यान से सुन लेना, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये आया हुआ कि गैमेट्स मदर सेल, जिन जीवों का शरीर या थैलस अगुणित होता है उनके अंदर स्पोर मदर सेल या गैमेट्स मदर सेल ये भी कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, या इनको स्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इनमें इनसे किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। ध्यान से सुनना, अगुणित है। अब अगुणित का भी अगुणित, यदि इनमें हम अर्धसूत्री विभाजन को देखें कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण हो तो क्या होगा? युग्मक कभी भी नहीं बन पाएंगे। जिन जीवों का शरीर या जिन जीवों का थैलस कैसा हो? अगुणित हो। और उनमें भी यदि अर्धसूत्री विभाजन हो, कब? युग्मक निर्माण के समय, तो कभी भी इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। इसलिए ये जो जीव होते हैं ना, जिन जीवों का शरीर कैसा होगा? अगुणित होगा, उन जीवों का शरीर जो है
उन जीवों के शरीर में जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, हमेशा। और युग्मक कैसे होंगे? अगुणित। देखो मातृ कोश का अगुणित है और बनने वाली पुत्री कोशिकाएं वो भी कैसी हैं? अगुणित हैं। ठीक है, तो ये विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। ठीक, अब इनके अलावा अन्य जो जीव हैं, जैसे कि इधर लिख रहा हूं, जैसे कि टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, या एनिमल्स हो गए, हायर एनिमल्स, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, इनका शरीर जो होता है ना, इन जीवों का शरीर सामान्य तौर पे कैसा होता है? द्विगुणित होता है। हमारे भी, या हम लोग अपने शरीर की बात करके चल रहे हैं, ठीक है, या किसी पेड़ पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं सारी की सारी कैसे होंगी? द्विगुणित होती हैं। और इन द्विगुणित कोशिकाओं से जब भी युग्मक बनेंगे, जब भी युग्मक, तो युग्मक की हमें मालूम है कि युग्मक तो हमेशा, चाहे वो किसी भी जीव का हो, युग्मक हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, मतलब अगुणित अवस्था में होंगे वो। तो युग्मक अगुणित हैं और युग्मकों को बनाने वाली जो मदर सेल्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं? द्विगुणित हैं। तो ये लास्ट ईयर सेल बायोलॉजी में, सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि जब ऐसी कोशिका जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब मदर सेल से बनने वाली डॉटर सेल्स जो होती हैं, उनमें यदि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो तो ऐसा विभाजन जो होगा वो कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिन जीवों का शरीर या थैलस अगुणित होगा उनमें युग्मक निर्माण के समय हमेशा कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा। और जिन जीवों का शरीर द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, उनमें हमेशा युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन उनके अंदर होता है। तो बोर्ड में देखो क्या क्वेश्चन आया था, क्या युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन संभव है? इसका जवाब देखना, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्या युग्मक निर्माण के समय, जीव नहीं दिए, कौन सा जीव है ये नहीं दिया उन्होंने तो ये पूछा है, क्या युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन संभव है? हाँ या ना में जवाब देना है, संभव है या नहीं है, ये आप लोग बताना। ठीक है, और अगर है तो क्यों, उसका रीजन बताना है। यदि आप ना लिख के आ रहे हो कि नहीं है, तब तो आपका आंसर पहले से ही गलत हो गया, फिर तो कोई रीजन देने की जरूरत है ही नहीं। और यदि आप कह रहे हो कि हाँ संभव है, तो उसमें रीजन कौन सा दिखाना है? ये दिखाना है। उसमें क्या लिखना है कि जिन जीवों का शरीर या जिन जीवों का थैलस कैसा होता है? अगुणित होता है, उन जीवों में युग्मक निर्माण के समय हमेशा कौन सा विभाजन मिलेगा? समसूत्री विभाजन मिलेगा। और जिन जीवों का शरीर द्विगुणित होता है उनमें युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके बाद में ये तो हो गया युग्मक निर्माण के बाद में कि विभाजन कौन सा हुआ। दूसरी बात, युग्मकों का निर्माण कहाँ पे होता है और कौन सी अवस्था में होता है? युग्मकों का निर्माण कहाँ पे और किस अवस्था में होता है, वो ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पादपों के संदर्भ में। ठीक है, पादपों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो युग्मकों के बारे में हमें मालूम है कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मादा युग्मक और नर युग्मक, दो प्रकार के युग्मक हुए। पादपों में नर युग्मक जो होते हैं इनका निर्माण देखो कहाँ होता है? पादप के अंदर लैंगिक भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ठीक है, लैंगिक भाग जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों होंगे। तो पादप के अंदर जो पुष्प होगा, पुष्प में परागकोश पाया जाएगा, परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या मिलती हैं? लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। ये सेकंड चैप्टर में आ रहा है, पूरे सारे के सारे एक एक स्टेप वहाँ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले फ्लावर डायग्राम पढ़ेंगे, फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसमें पोलन सैक के बारे में, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे वहाँ। और लघु बीजाणु धानी जो होती है, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर किनका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और लघु बीजाणु बाद में चल के किस में बदल जाएंगे? पराग कण के रूप में बदल जाते हैं।
तो पादपों में एक बार पहले भी आपको किसी न किसी वीडियो में बताया था कि पादपों में नर युग्मक जो होते हैं उन्हें हम लघु बीजाणु, परागकण अथवा इनको पराग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब लघु बीजाणु हम कब बोलते हैं और परागकण कब बोलेंगे, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर ये आपको एक एक स्टेप वहां पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखना, 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, तब तक उनको लघु बीजाणु, और जब वो अलग अलग हो जाएंगे तब उनको हम परागकण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स की बात करें तो पादप के अंदर पुष्प होगा, पुष्प के अंदर कहीं ना कहीं पे जायांग वाला भाग मिलेगा, गायनोसियम होता है, और इस गायनोसियम में अंडाशय नाम की संरचना होती है, ओवरी होता है। ठीक है, अंडाशय, और इस अंडाशय की इकाई या जायांग की इकाई जो होती है वो अंडप होती है, और अंडप के अंदर क्या पाए जाएंगे? बीजांड। बीजांड आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, अंडाशय लास्ट ईयर पढ़ा है, पुष्प की संरचना पूरी की पूरी 11th क्लास में है, लेकिन फिर भी यहाँ 12th में हम पढ़ते हुए चलेंगे। और बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश या फीमेल गैमेटोफाइट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और भ्रूण कोश के अंदर किसका निर्माण क्या पाई जाएगी? एग सेल या अंडकोश का पाई जाएगी, और अंडकोश का कैसी होगी? अगुणित होगी। ठीक है, ये भी सब हमें पढ़ने, पहले हम पुष्प पढ़ेंगे, ठीक है, फिर जायांग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडक, फिर बीजांड, फिर भ्रूणकोश। बीजांड के एनसीईआरटी के अंदर बीजांड का एक प्रकार दे रखा है, लेकिन हम इसके 5 प्रकार पढ़ के चलेंगे वहाँ पे। भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे, अंडकोशिका के बारे में, सब के बारे में वहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई इनका निर्माण कहाँ होगा। अब यदि हम जंतुओं के फेवर में देखें, जंतुओं के लिए जंतुओं में, तो जंतुओं में देखो नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। ठीक है, और वृषण में भी कोई पूछ ले कहाँ होता है, तो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये 3rd चैप्टर के अंदर आएगा आपको। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही किनका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु कैसे होते हैं? अगुणित होंगे। मादा युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर किनका निर्माण होगा? अंडाणु का या एग सेल का या सेकेंडरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये, और हाँ अंडाणु भी कैसे होंगे? अगुणित होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेसिंग आपको 3rd चैप्टर के अंदर मिलेगी पढ़ने के लिए। अभी केवल इतना ध्यान देना है कि ये नाम हमने कहीं पे सुने हुए हैं। ठीक है, 3rd चैप्टर के अंदर है, और इनमें से एक प्रोसेसिंग आपके लिए 100% आएगी एग्जाम में, वो भी 3 नंबर के अंदर। अब ये तो हो गई किसके? युग्मक निर्माण के बारे में। अब बात आती है कि युग्मकों का निर्माण जो होता है वो किस अवस्था में होता है। आपको 4 अवस्था बताई थी। सबसे पहली है एम्ब्रियोनल फेज या भ्रूणावस्था, दूसरी बताई थी आपको जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था, तीसरी बताई थी एडल्ट फेज या जनन प्रावस्था, और चौथी थी वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई थी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनमें को किस अवस्था के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो देखो, किशोर अवस्था जो होती है ना, किशोर अवस्था में युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जनन प्रावस्था के अंत तक युग्मकों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं में युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये पहला पॉइंट हो गया युग्मक निर्माण के बारे में, कि युग्मकों का निर्माण या गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, वो सारी चीज यहाँ हो गई। आगे समझ में। दूसरा है युग्मकों की संख्या में वृद्धि, ये कैसे होगी? अब ध्यान देना, देखो कि लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर जब आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था,
अर्धसूत्री। सामान्य तौर पे ये ध्यान रखना, यदि कोई आपसे जर्नली पूछे, जर्नली कि युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन मिलता है, तो जर्नली आप लोग अर्धसूत्री विभाजन बताएंगे, अर्धसूत्री। बाय चांस यदि पूछे कि समसूत्री होगा या नहीं होगा, जैसे आपके से वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो उससे कह देना कि जिन जीवों का थैलस या शरीर अगुणित होगा ना, उनके अंदर समसूत्री होगा, लेकिन जर्नली जो होता है वो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, हायर प्लांट्स और एनिमल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो युग्मकों की संख्या में वृद्धि देखना है। जब भी अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा था, तो अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ये पढ़ा था ना, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो मदर सेल होती है, द्विगुणित मात्र कोशिका जो होती है, उससे किसका निर्माण होगा, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, अगुणित। ये हो गई मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, अगुणित मात्र कोशिकाओं का। और अगुणित कोशिकाएं, जो द्विगुणित कोशिका से जब अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, युग्मक कोशिकाओं के नाम से, क्योंकि युग्मक कोशिकाएं क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, ठीक। लेकिन ये जब आपने मियोसिस सेकंड पढ़ा होगा, मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पढ़ा होगा, तो वहां पे एक लाइन आपके लिए बताई होगी कि इस विभाजन को हम होमोजाइगस या इसको समरूपी विभाजन भी बोलते हैं, समरूपी विभाजन, ठीक है। इसको हम समसूत्री विभाजन नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना। कहीं आपसे कोई ये कहे कि इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, समरूपी विभाजन बोलते हैं। समरूपी और समसूत्री में बहुत अंतर है, ये 11वीं क्लास की चीजें हैं सारी। तो समरूपी या मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इस प्रत्येक कोशिका से नई नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा इनसे, ठीक है, और अगुणित कोशिकाओं का ही निर्माण होगा। अब सुनो, ये जो कोशिकाएं बन रही हैं, ये वाली और ये वाली जो दो कोशिकाएं बन रही हैं, इनकी मदर सेल कौन सी होंगी, ये वाली होंगी ना, ठीक है। तो मदर सेल कैसी है, अगुणित है, और बनने वाली डॉटर सेल भी कैसी हैं, सभी अगुणित हैं। तो इस विभाजन को हम समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं ना। समसूत्री विभाजन की क्या परिभाषा है कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो, तो उस विभाजन को हम क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। लेकिन मियोसिस सेकंड के अंदर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम समरूपी विभाजन भी बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ कि युग्मकों का निर्माण फर्स्ट स्टेज में हो गया, मियोसिस फर्स्ट में हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, युग्मकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे तो 2 मिले हमारे लिए, और यहाँ पे कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो एक पूरे मियोसिस के दौरान, पूरे मतलब फर्स्ट और सेकंड पूरी प्रोसेसिंग के दौरान हमें एक मदर सेल से कितने युग्मक प्राप्त हुए, भाई एक मदर सेल है, इससे कितने युग्मक प्राप्त हो गए हमें, कितने हैं ये, 4 हैं कि 8 हैं, ये अरे 4 ही तो हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एकमात्र कोशिका से, चाहे वो नर युग्मक की हो चाहे मादा युग्मक की, किसी की भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, एकमात्र कोशिका में जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 अगुणित कोशिकाएं प्राप्त होंगी, 4 अगुणित कोशिकाएं, ठीक है। और इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। तो एक मदर सेल से हमारे लिए 4 युग्मक प्राप्त हो रहे हैं, क्लियर हो गई। लेकिन फिर ध्यान से सुनना, यहाँ यदि नर युग्मकों की बात करें, नर युग्मक, तो नर युग्मकों में एक मदर सेल से, ठीक है, एक मदर सेल से हमारे लिए कितने युग्मक प्राप्त होते हैं, 4 युग्मक प्राप्त होंगे। किंतु मादा युग्मक जो होते हैं ना, मादा युग्मकों में क्या होता है, एक मदर सेल से केवल और केवल एक मादा युग्मक की प्राप्ति होती है। बनने को तो 4 बनेंगे, ऐसे ही 4 बनेंगे, लेकिन इनमें से 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बचेगा कितना,
एक ही बचेगा, अंड कोशिका जो होती है वो एक ही होती है बस। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये है ना पूरी चीज सेकंड चैप्टर में आ रही है और थर्ड चैप्टर के अंदर भी आ रही है कि नर युग्मक जो होते हैं एक मात्र कोशिका से 4 युग्मकों का निर्माण होगा, 4 नर युग्मक बनेंगे, चाहे वो पादप के हों या जंतु के हों। लेकिन मादा युग्मक चाहे वो जंतु का हो या पादप का हो, किसी का भी हो, एक मदर सेल से केवल एक युग्मक बनेगा, 3 नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपके हो गया, संख्या में भी वृद्धि हो गई। अच्छा, अब इसके बाद में थर्ड आता है कौन सा, युग्मक स्थानांतरण, गैमेट्स ट्रांसफर की बात आती है। तो जब युग्मकों के बारे में आपको लिखाया था तो वहां पे ये बताया था कि नर युग्मक सामान्य तौर पे, प्राणी जो होते हैं ना सामान्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी आवास के आधार पे देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राणी होते हैं जलीय प्राणी और एक होते हैं स्थलीय प्राणी। ये तो देखे होंगे, जलीय प्राणी और स्थलीय प्राणी, जैसे मछली हो गई जलीय प्राणी है, हम लोग स्थलीय प्राणी है। तो जलीय प्राणी जो होते हैं ना, जलीय प्राणियों में क्या होता है कि युग्मकों के बारे में जब आपको बताया था तो सामान्य तौर पे ये बताया था कि नर युग्मक जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, मतलब मोटाइल होंगे, उनमें गति होगी, चल होते हैं, सक्रिय होंगे और छोटे होते हैं। ठीक है, ये बताया था। जबकि मादा युग्मक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, मतलब चलते फिरते नहीं है, इनमें गति नहीं होती है। और कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं, नर युग्मक की तुलना में काफी बड़े होते हैं ये। जलीय प्राणियों की हम बात करें, अब देखो जलीय प्राणियों के अंदर निषेचन की क्रिया जो होगी वो जल के अंदर होगी, सीधी सी बात है। भाई मछली है, मछली को तुम जल से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मछली मरेगी, सीधी सी बात है। तो जलीय प्राणियों के लिए किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। स्थलीय प्राणियों के लिए जल की आवश्यकता होगी क्या, स्थलीय प्राणियों में जब भी निषेचन की या युग्मकों के निर्माण की या युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होगी तो जल की आवश्यकता होगी क्या, उनमें नहीं होगी। उनमें क्या होगी, कॉपुलेशन की क्रिया होगी। अब जल युग्मक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तो युग्मक स्थानांतरण जो होता है वो नर युग्मक, सबसे पहले हम जलीय प्राणियों की बात कर रहे हैं। जलीय प्राणियों में क्या होता है, नर युग्मक जो होता है इसके मतलब परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। भाई युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या है कि जो चलायमान युग्मक, ये 2 युग्मक हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से मोटाइल कौन से हैं, नर युग्मक। ठीक है, चलने की गति करने की पावर किसमें है, नर युग्मकों में है, मादा युग्मकों में है क्या, नहीं है ना। तो चलायमान वस्तु जो है या नर युग्मकों का कहां तक पहुंचना, मादा युग्मकों तक पहुंचना, नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना, यही क्रिया कौन सी कहलाती है, गैमेट्स ट्रांसफर की क्रिया या युग्मक स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। ठीक, अब नर युग्मक जो होते हैं वो मादा युग्मक तक पहुंच रहे हैं। जलीय प्राणी जो होते हैं, जलीय प्राणियों में नर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए कौन आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताई थी मैंने जब भी युग्मकों के निर्माण के बारे में कि नर युग्मकों की संख्या कैसी होती है, असंख्य होती है नर युग्मकों की, और मादा युग्मकों की संख्या 1 बताई थी आपको। ठीक, वो किसके लिए, स्थलीय प्राणियों के लिए, ये स्थलीय प्राणियों के लिए, ये शायद मैंने लिखवाई भी होगी किसी वीडियो के अंदर। दूसरा, यदि जलीय प्राणी है ना तो जलीय प्राणियों में नर युग्मकों की संख्या भी असंख्य होती है और मादा युग्मकों की संख्या भी कैसी होती है, असंख्य होती है, मतलब बहुत अधिक होती है। ठीक, और ये दोनों ही युग्मक जो होते हैं वो जल में त्याग दिए जाते हैं, जल में त्याग देंगे और जल ही इनके क्या करेगा, माध्यम का काम करेगा। ठीक, यदि जल नहीं हो तो इन जलीय प्राणियों के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अब स्थलीय प्राणियों की बात करें, स्थलीय प्राणियों में क्या होता है कि नर युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक, ये नर युग्मक गति के द्वारा कहाँ पे, मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अर्थात नर प्राणी जो होता है ना वो अपने युग्मकों को कहाँ पहुंचा देगा, मादा तक पहुंचा देगा। ठीक, और ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं हम कॉपुलेशन की क्रिया।
कॉपुलेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं मैथुन क्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये हो गया युग्मकों का स्थानांतरण हो गया। अब इसके बाद में सेकंड घटना हम लेके चलते हैं निषेचन की घटना। ये तो इसकी घटना हो गई। अब निषेचन की घटना के बारे में बात करें, दूसरी घटना, इसमें किसी को परेशानी? दूसरी है फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखना, निषेचन की घटना क्या होती है। सबसे पहली बात कि ये लैंगिक जनन की सबसे प्रमुख घटना होती है, सबसे प्रमुख घटना है। निषेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम निषेचन के बारे में देख रहे हैं, या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। देखो, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आपस में संलयन, यही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है या युग्मक संलयन कहलाता है। ठीक है। और जब ये दोनों युग्मक, एक तो युग्मक ये हो गया, एक मादा युग्मक ये हो गया, दोनों आपस में मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये घटना कौन सी कहलाएगी? युग्मक संलयन की घटना कहलाती है। गैमेट्स फ्यूजन बोलते हैं इसको, युग्मक संलयन। अब इसके अंदर अगुणित केंद्रक है और इसके अंदर अगुणित केंद्रक है। जैसे हम मानव की बात करके चल रहे हैं, तो मानव के नर के अंदर कितने 23 गुणसूत्र हैं, मादा के अंदर भी 23 गुणसूत्र हैं। ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा? ये भित्ति गलेगी। ये पूरी प्रोसेसिंग है ना, थर्ड चैप्टर में और पढ़ेंगे हम ढंग से, पर अभी समझने के लिए बता रहे हैं इनको। तो दोनों ये क्या हो जाएंगी? कोशिकाएं आपस में ऐसे मिल जाएंगी, दोनों केंद्रक कहाँ आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। ये घटना जो होती है इसको बोलते हैं हम केंद्रक संलयन की घटना बोलते हैं। अर्थात यदि युग्मक आपस में मिल रहे हों तो उसको क्या बोलेंगे? युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं, गैमेट्स फ्यूजन के नाम से। और केंद्रक आपस में मिल रहे हों तो इसको केंद्रक संलयन या सिनगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये घटना जो होती है सिनगैमी कहलाती है। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना कि 23 गुणसूत्र तो इसमें है और 23 गुणसूत्र इस वाले केंद्रक में है। ठीक। जब दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, मिलने का मतलब है 23 प्लस 23, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो 23 और 23 जब आपस में मिल जाएंगे, जैसे ही 46 गुणसूत्र का निर्माण होगा, तो ये 46 गुणसूत्र वाला जैसे ही केंद्रक बनेगा ना, तुरंत ही ये कोशिका जो होगी इसको हम किस नाम से जानेंगे? जायगोट के नाम से जानेंगे। अब ये जो घटना हुई है ना, वो निषेचन के बाद में हुई है। ये घटना निषेचन से ना तो पहले हुई है ना निषेचन के दौरान हुई है, बल्कि मिलने के बाद में ये घटना हुई है। क्लियर है? तो युग्मनज निर्माण की जो घटना होगी ना, जायगोट के निर्माण की घटना जो होगी, वो निषेचन की घटना में आएगी, या निषेचन पूर्व की घटना में आएगी, या निषेचन पश्च की घटना में आएगी? निषेचन पश्च की घटना में इसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, निषेचन कहते हैं दोनों युग्मकों का आपस में मिलना। इसमें भी दो तरह से होते हैं। सबसे पहले युग्मक संलयन की घटना होगी, उसके बाद में किसकी घटना होगी? केंद्रक संलयन की घटना होगी। अब अगली बात, निषेचन जो होता है ना, निषेचन को हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं। दो भाग कौन कौन से? एक तो होता है अंतः निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अंतः का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और बाह्य का मतलब होता है बाहर की ओर, ये मतलब होता है। तो अंतः निषेचन, निषेचन का मतलब क्या है? निषेचन का मतलब क्या है? युग्मकों का आपस में मिलना, ये मतलब होता है निषेचन का। ठीक, अच्छा,
अब हम बात कर रहे हैं कि यदि प्राणी, सुन लेना ध्यान से, कि मान के चलना प्राणी क्या है, स्थलीय प्राणी है। स्थलीय प्राणी, स्थलीय प्राणियों में क्या होता है कि नर प्राणी जो होता है, नर प्राणी वो क्या करता है, कॉपुलेशन की क्रिया करेगा, कॉपुलेशन की। और कॉपुलेशन की क्रिया जो है वो किस में आ रही है, निषेचन से पहले की घटना में आ रही है। कॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा अपने युग्मकों को वो कहाँ छोड़ देता है, मादा के शरीर में छोड़ देता है, अर्थात मादा के गर्भाशय जो होता है इसमें छोड़ देगा। ठीक है, और मादा के गर्भाशय के अंदर, सॉरी, मादा के शरीर के अंदर ही क्या मिलेंगे, अंड कोशिकाएं मिलेंगी, अंड कोशिकाएं। और युग्म, नर युग्मकाएं और अंड कोशिका, ये दोनों आपस में क्या होंगी, अंदर ही मिलेंगी। ये नहीं होगा कि मादा के शरीर से भी अंड कोशिकाएं बाहर निकलेंगी। कौन से प्राणी, स्थलीय प्राणियों की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर हो। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर हो, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किन प्राणियों में होता है ये, ध्यान से सुनना, लगभग सभी स्थलीय प्राणियों में होता है ये। ठीक, सभी स्थलीय प्राणियों में होगा। इसके अलावा एक आपके प्रैक्टिकल में और आएगी, प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग में एक आपको स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश पढ़ने के लिए भी मिलेगी। डॉग फिश, डॉग फिश जो होती है ना, ये मछली होती है सामान्य तौर पे, जैसी मछलियां देखते हैं हम लोग ऐसी ही होती है, लेकिन मछली होने के बावजूद भी, ठीक है, पिसीज में होने के बावजूद भी इसके अंदर कौन सी घटना होगी, जल में रहेगी पूरी तरह से, जल से बाहर निकाल दे मर जाएगी ये, उसके बावजूद भी इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, और जो मछलियां होंगी ना उनके अंदर कौन सा होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन डॉग फिश के अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। बाह्य निषेचन, दूसरा आता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो होता है ये कहाँ होगा, मादा शरीर से बाहर होता है, मादा शरीर से बाहर। ठीक है, अर्थात ये जो होता है ना, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के निषेचन के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होगी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्या, मेढक। मेढक में क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि मेढक जो होता है वो जल और स्थल दोनों पे रहता है, एम्फीबियंस में है ये, कि नर युग्मक और मादा, जब भी सीजनल टाइम होगा इनका, ठीक है, उस समय क्या होगा, मादा युग्मक कुछ फेरामोन्स निकालती है, जो बारिश के दिनों में देखा होगा टर टर की सी आवाज करेंगे ये ज्यादा, कुछ मादा मेढक जो होगी वो कुछ फेरोमोन्स निकालेगी। उन फेरोमोन्स के कारण नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक के नर मेढक जो होता है, ये तो हो गया नर मेढक, और ये हो गई कौन सी मेढक, मादा मेढक। ठीक है, नर मेढक जो होगा वो मादा मेढक के ऊपर पीठ पे आके ऐसे चढ़ जाएगा, पूरी तरह से नहीं होगा, केवल पीठ पे आके ये चढ़ जाएगा। और मादा युग्मक जो होगी, मादा मेढक जो होगी ना, वो कई सारे मादा युग्मकों को जल में त्यागेगी। जैसे ही मादा मेढक अपने युग्मकों का जल में त्याग कर दिए, तुरंत ही नर मेढक जो होगा वो भी अपने युग्मकों को जल में छोड़ देगा। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बताइए कि इनमें युग्मकों की दोनों की संख्या कैसी होगी, असंख्य होगी। असंख्य से मतलब है बहुत ज्यादा होगी इनके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार का निषेचन जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब देखो इसके ऊपर ही, इसी के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, वो भी बताएंगे इन्हें। तो ये निषेचन की घटना आगे समझ में, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। और थर्ड है इसके बाद, इसके क्वेश्चन तीनों घटनाओं के बाद में लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं इनके।
निषेचन पश्च की घटना, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो निषेचन पश्च की घटना जब भी युग्मकों का संलयन हो जाए और इनके केंद्रक जो हैं वो आपस में मिल जाएं, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, निषेचन पश्च की घटना बोलते हैं, सॉरी निषेचन की घटना बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इनके युग केंद्रक मतलब अगुणित केंद्रक और अगुणित गुणसूत्र, ठीक है, अगुणित अगुणित गुणसूत्र जैसे ही आपस में मिले, फटाफट क्या होगा, एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होते ही इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, जायगोट, या इसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली घटना आती है इसमें युग्मनज निर्माण की घटना। युग्मनज निर्माण किसे कहते हैं, बैठ गई समझ में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फर्स्ट हेडिंग है जायगोट फॉर्मेशन की घटना होती है, अर्थात युग्मनज निर्माण की घटना होगी। अब युग्मनज का निर्माण पता ही है कैसे होगा, कि निषेचन क्रिया के द्वारा जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मक संलयन के पश्चात कौन सी घटना होगी, केंद्रक संलयन की घटना होती है। केंद्रक संलयन, तो केंद्रक संलयन में दोनों अगुणित अगुणित केंद्रक मिलके किसका निर्माण करते हैं, एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और यही द्विगुणित केंद्रक वाली कोशिका जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज के नाम से जानते हैं। ठीक, ये युग्मनज जो होता है ना, इसी को हम लैंगिक जनन करने वाले प्राणी जो होते हैं उनके शरीर की प्राइमरी सेल बोलते हैं। हमारे शरीर का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहली बनने वाली जो कोशिका थी वो कौन सी थी, युग्मनज थी सबसे पहली। क्योंकि हमारे जो जनक हैं, माता पिता हैं, उनके युग्मकों ने मिलकर सबसे पहले माता के शरीर में किसका निर्माण किया, जायगोट का निर्माण किया। उसके बाद में फिर हमारा जाके निर्माण हुआ है। तो हमारे शरीर की जो पहली कोशिका बनी थी, पहली कोशिका, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सबसे पहली कोशिका युग्मनज बोलते हैं या जायगोट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान है ना ये। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ ले कि शरीर की प्राइमरी यूनिट कौन सी है, प्राइमरी यूनिट कौन सी होती है, हमारे शरीर की प्राथमिक इकाई कौन सी होती है, वो होती है कोशिका, वो बोलते हैं कोशिका को। ठीक है, अब युग्मनज निर्माण के बाद में सेकंड आती है कौन सी, दूसरी बी। युग्मनज निर्माण के बाद में भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव या इसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो ये भ्रूणोद्भव मैंने बताया था, जेनेसिस शब्द जिस नाम के पीछे लग जाए, ठीक है, एक नाम और है इसका भ्रूण जनन भी बोलते हैं इसको, भ्रूण जनन। देखो ये बताया था, जेनेसिस शब्द जिस किसी नाम के पीछे लग जाए तो समझ लेना कि ये नाम जो है ना वो उस नाम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, उस चीज का क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। किसी भी नाम के पीछे लग जाए, जैसे गैमेट्स के युग्मकों के पीछे लग जाए तो इसका मतलब युग्मकों का वो निर्माण कर रहा है। तो ये एम्ब्रियो के पीछे लगा है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, और उद्भव का मतलब क्या होता है, उद्भव का मतलब उत्पत्ति होना, ओरिजिन होना उसका। तो भ्रूण का निर्माण होना, ये घटना कौन सी कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। राजस्थान बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ये एक एक नंबर में कई बार पूछे हैं, एक नंबर में, 2 नंबर में नहीं आए हैं कभी भी, 1 नंबर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। तो इसकी देखो क्या परिभाषा होगी, युग्मनज से, ध्यान से सुनना, सबसे पहली कोशिका बनी कौन सी, युग्मनज। युग्मनज से किसका निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना, यही घटना क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगी। युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया या भ्रूण निर्माण की घटना वही क्या कहलाती है, युग्मनज निर्माण कहलाती है। ठीक, अब सुनो, युग्मनज कितने कोशिका की होती है, युग्मनज में 4 कोशिकाएं हैं ना, 4 हैं, लेकिन यहां तो मैंने एक ही बताई है। युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 4 नहीं होती। युग्मनज केवल और केवल एक सिंगल सेल होती है,
एक द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है, चाहे वो जीव का शरीर अगुणित हो या द्विगुणित हो, लेकिन देख ध्यान से सुनना, युग्मनज हमेशा कैसा होगा, द्विगुणित होगा, चाहे जीव अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, और युग्मक हमेशा कैसे होंगे, अगुणित होंगे, चाहे जीव अगुणित हो या द्विगुणित हो। तो दो चीजों की ध्यान रखना, युग्मक हमेशा अगुणित होंगे, युग्मक, ठीक, जीव चाहे कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, और युग्मनज हमेशा कैसा होगा, द्विगुणित होगा, चाहे कोई सा भी जीव हो, अगुणित हो या द्विगुणित हो। अब ये हो गई केवल और केवल सिंगल सेल है, युग्मनज जो होती है वो केवल और केवल सिंगल सेल होती है। अब भ्रूण जो होती है ना, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण होता है लगभग 100 से ज्यादा कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण के नाम से जानते हैं, ठीक है, भ्रूण के नाम से। अब युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होगा, हम जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, ये एक कोशिका है, एक से कितनी बनेंगी, एक कोशिका, एक से कितनी बनेंगी, दो, दो से कितनी बनेंगी, चार, चार से आठ, आठ से कितनी बनेंगी, 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे बढ़ाते हुए चलना, 256 और आगे जो भी चले 512 वगैरह। तो जैसे ही 100 से ज्यादा कोशिकाएं हो जाएं, 100 से ज्यादा, ध्यान रखना, वो अवस्था कौन सी होती है, भ्रूण की अवस्था होती है। अब जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा तो उसमें 3 अवस्थाएं आती हैं, प्रैक्टिकल में भी है ये अवस्था, आपको स्लाइड आएंगी और प्रैक्टिकल में भी है, प्लस पढ़ने के लिए भी मिलेंगी। सबसे पहली आती है मोरूला, मोरूला सबसे पहली, दूसरी आती है ब्लास्टुला, और तीसरी आती है गैस्ट्रूला, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों को क्रम से याद रखना है, ये मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रूला, ठीक है। अब ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जब भी युग्मनज कितने कोशिकीय है, 4 कोशिकीय, कितने हैं, सिंगल कोशिकीय है, एक कोशिकीय होता है केवल। जब एक कोशिका से 2 बनेंगी, पहले 2 ही तो बनेंगी, अच्छा 2 से कितनी बनेंगी, 4, और 4 से कितनी, 8, और 8 से कितनी, 16, अर्थात जब 8 से 16 कोश की अवस्थाएं हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक कि कोशिकाओं की जो अवस्था होती है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज के नाम से जानते हैं। 8 से 16 कोशिकीय जो अवस्था होती है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, हम मोरूला स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये 3rd चैप्टर में आएंगी, फिर कह रहा हूं ये। दूसरा ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला जो होती है ये 16 से 32 कोश की स्टेज होती है, 16 से 32 कोश की स्टेज होगी, और 32 से 64 कोश की स्टेज जो होती है, 32 से 64, ये कौन सी होगी, गैस्ट्रूला अवस्था होगी। अब 64 कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तो वो कितनी होंगी, 100 से ज्यादा या 100 से कम, कम होंगी 100 से, 64 के दोगुने करना कितने हुए, 128, 128 100 से कम है, ज्यादा है ना, तो 100 से ज्यादा यहाँ लिखा है ना, 100 से ज्यादा जैसे ही कोशिकाओं का समूह हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, भ्रूण के नाम से जानते हैं। बैठ गई समझ में। तो ये हो गई कौन सी घटना, भ्रूणोद्भव की घटना, और इसमें कौन कौन सी स्टेज आ रही है, मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रूला अवस्था, और वो कितने कितने कोशिकीय होती है। फर्स्ट मोरूला कितनी होती है, 8 से 16 कोशिकीय, ब्लास्टुला 16 से 32 कोशिकीय, और गैस्ट्रूला 32 से 64, और 64 जैसे ही 100 को क्रॉस करेंगी, विभाजित होके 100 को क्रॉस करेंगी, वैसे ही वो अवस्था, वो कोशिकाओं का समूह, उसको हम भ्रूण के नाम से जानने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक आप कंप्लीट करना, थोड़ा सा रह गया है, एक आपके पार्थेनोजेनेसिस इस टॉपिक के अंदर रह गई है, पार्थेनोजेनेसिस, और आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चन हैं इन्हीं के ऊपर आधारित, वो हम लोग कल देखेंगे, और इनको आप लोग जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप में हैं शायद उनके लिए PDF भी मिल गई होगी इसकी, कुछ नोट्स हैं इनके, वो आप नोट कर लेना। धन्यवाद।